नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज एमएलसी चुनाव को लेकर मुद्दे की बात में जिक्र। लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, बीजेपी के सभी एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। एनडीए के 10 एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी की तरफ से 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया और सहयोगी दलों के 3 एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सुभाषपा से बिछेलाल राजभर ने नामांकन किया और अपना दल से आशीष पटेल ने नामांकन किया। आरएलडी की तरफ से योगेश चौधरी का नाम सामने आ रहा है और प्रत्याशी राम तीरथ सिंघल ने भी नामांकन किया है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी। प्रत्याशिया राम तीरथ सिंघल ने भी नामांकन किया और यूपी एमएलसी चुनाव के लिए सभी ने नामांकन किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह ने नामांकन किया। अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल ने भी नामांकन किया है। एमएलसी प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और संतोष सिंह ने भी नामांकन किया है। तो सहयोगी दलों के 3 एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन किया। तो यूपी एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया और नामांकन किया। एनडीए के 10 एमएलसी प्रत्याशियों ने एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के 7 नामों का ऐलान किया और बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को भी टिकट दिया है। तो पूरी तैयारी, 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। तो यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी के सहयोगी और आरएलडी ने पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। बीजेपी गठबंधन के सभी उम्मीदवारों ने फिलहाल नामांकन भरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में एनडीए के प्रत्याशियों ने विधान परिषद के लिए नामांकन किया और एनडीए से यूपी विधान परिषद में 10 एमएलसी उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। विजय बहादुर पाठक, महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंघल और संतोष सिंह को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। आशीष पटेल अपना दल एस, योगेश चौधरी आरएलडी से और सुभाषपा से बिछेलाल राजभर एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर घोषित किए गए। तो यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी के जो सहयोगी के तौर पर हैं, आरएलडी ने पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, एमएलसी प्रत्याशी, उन्होंने आज नामांकन भरा। बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह और विजय बहादुर पाठक ने भी नामांकन भरा। और इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि एमएलसी के उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है और आज सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। तो इसको लेकर फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है विधान परिषद के चुनाव को लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी नजर आ रही है। क्या कुछ रणनीति बीजेपी की? राजेश, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज जितने भी एमएलसी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है,
हम सभी एनडीए के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए, ये जीत की कामना करते हुए मैं बधाई देता हूं कि देखिए योगी जी के फिलहाल दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया है, और उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की चरम पर हैं, उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से एक रणनीति और कमर कस ली है, क्योंकि एमएलसी प्रत्याशियों ने आज नामांकन भरा। एनडीए के 10 एमएलसी प्रत्याशियों ने और जो खास नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो बीजेपी ने जिन 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, उनमें से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी शामिल हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने महेंद्र सिंह को मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेला है। फिलहाल क्या कुछ रणनीति और बीजेपी की, वो जानते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका रुख करेंगे। ठीक लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, अगर देखी जाए, और ऐसे में अब विधान परिषद चुनाव को लेकर भी कितनी तैयारी, जिस तरीके से दावेदार जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, कितनी मजबूती। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए। हाँ मैडम, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, कट जा रहा है। जी, आवाज आ रही है राजेश जी। हेलो, देखिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत देश का हर जो विकास के पथ के मार्ग पे आगे चलने का संकल्प लिया है, राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत परिवार है, वो एनडीए सरकार के मजबूती के साथ में क्षेत्रीय जनता का हर परिवार कमल फूल खिलाने के लिए तत्पर है। वहीं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जो एमएलसी का चुनाव है, इस एमएलसी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में के सम्मिलित परिवार को जो है प्रत्याशी बनाया गया है, निश्चित भारी बहुमत से जो है उनकी जीत होगी। चूंकि एनडीए के बराबर कोई विपक्ष टिक ही नहीं पा रहा है। कारण क्या है, विपक्ष की जब सरकार थी तो विपक्ष ने विकास तो किया नहीं, भ्रष्टाचार को फैलाने का काम किया। जनता चलिए, तो विधान परिषद चुनाव को लेकर भी, यानी कि एमएलसी के चुनाव को लेकर भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजेश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, फिलहाल एक बार दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन नामों का ऐलान किया गया, देखा जाए, जैसा कि बीजेपी ने महेंद्र सिंह को भी मैदान में उतारा है और एक बड़ा दाव खेला है। यहाँ पर बड़ी चुनौती भी है। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विधान परिषद चुनाव को लेकर अब तैयारी भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है, और उसी एक ठोस रणनीति के साथ जो एनडीए की ये 10 एमएलसी प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं और आज अपना अपना नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, वो फिलहाल अशोक कटारिया को भी मैदान में उतारा गया है। मोहित बेनीवाल का भी नाम सामने आ रहा है, जिनको टिकट दिया गया है। एमएलसी प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन भी भरने के लिए पहुंचे, नामांकन भरा है इन सभी प्रत्याशियों ने। यानी कि एक ठोस रणनीति और लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने एमएलसी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। एक काटी की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच सीधे रुक करते हैं, पंजाब के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं भगवंत मान, वो आपको सुनाते हैं। विश्वास किया गया है, मेरे ते यकीन किया जा रहा है कि स्लोगन दे विच ये कहा गया कि संसद च भी भगवंत मान, संसद च भी भगवंत मान, पंजाब खुशहाल ते वधूगी शान। इहदे नाल खुशहाल पंजाब भी होगा, शान भी वधूगी, पर मेरी जिम्मेवारी भी बहुत ज़्यादा वधूगी इस स्लोगन नाल। सो मैं तुहाडा बहुत बहुत इस गल्लों धन्नवाद करदा कि तुसीं जदों भी कोई पंजाब दे विच कोई रेवोल्यूशन या कोई नवा मुहिम शुरू करनी होवे तो सानू जिम्मेवारी दिंदे हो। तो मैं अपनी सारी टीम वालों ये तुहानू विश्वास दवाउणा, जो साडे ते विश्वास तुसीं
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲੂਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2014 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 4 ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ 4 ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲਵਾਈ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 13-0 ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 13-0 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬਰੋਸ਼ਰ 'ਚ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚੋਂ, GST 'ਚੋਂ, ਵੈਟ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 5,500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ RDF ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ BJP 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਲਾਸਟ ਕਿਸ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੋਕਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੂ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਘਟਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ 3% ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ? ਉਸ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ BJP ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਊ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ BJP ਨਾਲ, गवर्नर नाल। तो मोहाली से सीएम भगवंत मान को आप सुन पा रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मुद्दे की बात में वापस लौटते हैं और चर्चा इस बात को लेकर क्योंकि 13 सीटों पर चुनाव होना है विधान परिषद का और आज नामांकन की आखिरी डेट
और एनडीए के 7 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा और सहयोगी दलों ने भी नामांकन भरा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो चरम पर। फिलहाल एमएलसी चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है वो देखा जाए तो इस तरीके से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। और क्योंकि कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके भी प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। 11 मार्च आज आखिरी दिन एमएलसी चुनाव के लिए और बीजेपी के 7 प्रत्याशी अपने एनडीए के अन्य प्रत्याशियों ने आज नामांकन पत्र भरे और नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरुआत हुई। बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ ही सीएम योगी और आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बीच नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी देख पा रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित सरकार के अन्य महत्वपूर्ण लोग शामिल रहे। साथ ही जो सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी नामांकन भरा और बीजेपी ने इससे पहले अपने 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी के प्रत्याशियों का नाम जो मोहित बेनीवाल, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, धर्मेंद्र सिंह, विजय बहादुर पाठक और राम तीरथ सिंघल और संतोष सिंह के नाम का ऐलान किया गया। और तय समय के मुताबिक सभी प्रत्याशी करीब सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंच गए, जहां पहले उनका स्वागत भी किया गया और इसके बाद सभी एक साथ विधान भवन पहुंचे, जहां पर सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और 7 बीजेपी प्रत्याशियों के साथ ही 3 सहयोगी दलों के प्रत्याशी, इसमें राष्ट्रीय लोक दल को 1 सीट और अपना दल सोनेलाल को 1 सीट और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली है। यानी कि सहयोगी दल मिला के जो 10 प्रत्याशी हैं एनडीए के, वो फिलहाल आज उन्होंने नामांकन भरा। तो अपना दल सोनेलाल की ओर से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल को टिकट दिया गया है। यूपी में विधान परिषद के लिए सुभाषपा ने मऊ के बिछेलाल राजभर को टिकट दिया गया। बीजेपी ने सुभाषपा को एमएलसी की 1 सीट दी है, जिस पर सुभाषपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता को मौका दिया। बिछेलाल राजभर सुभाषपा की स्थापना की पार्टी के सक्रिय सदस्य भी माने जाते हैं और एक बेहद देखा जाए तो मजबूती भी कही जाती है, जिस तरीके से इनके नाम का ऐलान कर एक मजबूती के तौर पर कहा जाए। अब ये देखना होगा कि कितना इसका जो फायदा है वो मिल पाता है, क्योंकि बिछेलाल को पार्टी ने जुलाई 2022 में पूर्वांचल मुख्य कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 14 मार्च है। 13 विधान परिषद सीटों पर 21 मार्च को वोटिंग होनी है। तो वोटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शानू संवाददाता जुड़े हुए हैं। शानू, माफ कीजिएगा शिवा, देखा जाए तो जिन 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, आज नामांकन भरा गया, क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अभी अखिलेश यादव ने कुछ ही देर पहले जो एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार थे उनके नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें शाह आलम और गुड्डू जमाली, किरण पाल कश्यप और बलराम यादव का नाम सीधे सीधे। पहले ये चर्चा लगाई जा रही थी कि इसमें हो सकता है कि आलोक शाक्य का नाम भी शामिल हो, लेकिन वो फिलहाल उस लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। अब तीनों लोगों के नाम घोषणा करने के बाद अब वो सीधे पार्टी कार्यालय से विधानसभा के लिए नामांकन के निकल चुके हैं, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि तय समय से विधानसभा के अंदर पहुंच करके अपना नामांकन दाखिल किया जाए। और चूंकि विधान परिषद का चुनाव है और किसी भी तरीके की देरी नहीं होनी चाहिए, कि अभी कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन किया है। और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार थे, जिनको आजमगढ़ से बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है, बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए हैं गुड्डू जमाली, उनको समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया और अब उनको एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। और बलराम यादव, जो लंबे समय से मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी से और वो पूर्व सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी रहे, उनको एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया और किरण को उनको भी टिकट दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है, एमएलसी उम्मीदवार, उनको टिकट दिए जाने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पीडीए की परिभाषा थी उसको अखिलेश यादव ने पूरा किया है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो एक नारा था उसको दिखाते हुए उन तीनों उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं।
बिल्कुल पीडीए की जो भाषा लगातार इस बात का जिक्र करती हुई नजर आई है समाजवादी पार्टी, और इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं या जो सहयोगी दल हैं, जैसे बिच्छूलाल को पार्टी के नाम का ऐलान किया गया है, इनकी भी एक मजबूती देखी जा रही है अच्छी खासी। जितने भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, जिन्होंने आज नामांकन भरा, तो ये एक दूसरे को कितना कॉम्पिटिट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसकी मजबूती कितनी नजर आ रही है? देखिए, कंपटीशन तो बहुत है। ऐसे में जो 13 विधानसभा परिषद की जो सीटें हैं वो 5 मई को तकरीबन रिक्त हो जाएंगी, और 13 में से कहा जा रहा है कि 3 सीटें हैं। जो पार्टी बहुमूल्य समाजवादी पार्टी के पास जो विधायक का जो संख्या बल है, उसके हिसाब से वो 3 ही उम्मीदवार जोड़ सकते हैं। और ये कांग्रेस का एक आपको बताएंगे प्रतिमंडल जो है वो आया हुआ है और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी है अजय राय, वो भी आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए वो सीधे सीधे अंदर जा रहे हैं। और ये गाड़ियां कांग्रेस दल की है जो अखिलेश यादव से मिलेंगी, और जो उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए उस पर पूरी तरीके से चर्चा होगी। सवाल वही बार बार उठ रहा है कि जो गठबंधन की सरकार लेकर के पीडीए के साथ ये कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रही है अलायंस करके, उसमें कितना असर आगामी लोकसभा चुनाव में होगा, ये जरूर महत्वपूर्ण है। अब जो कांग्रेस के जो डेलीगेशंस हैं, जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं और सीधे अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। लोकसभा में होने वाले चुनाव को लेकर के चर्चा होगी, एमएलसी चुनाव पर भी चर्चा होगी, और जो तमाम इनकी तरफ से घोषित किए गए उम्मीदवार उसको लेकर के भी बिल्कुल चर्चा होगी। शिवा, देखा जाए तो अल्टीमेटली आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये इंडिया अलायंस का एक देखा जाए तो ये जो चर्चाएं हैं, इस पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है, और आगामी लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस नजर आ रहा है राजनीतिक दलों का। जल्दबाजी में मोबाइल पे निकल बिल्कुल, ये पहले से ही कहा जा रहा था अखिलेश यादव की तरफ से कि जो इस बार का लोकसभा चुनाव है वो समुद्र मंथन की तरीके संविधान मंथन का चुनाव है। ऐसे में जो पीडीए के सभी लोग हैं वो एकजुट होकर के चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दे, और उसी को देखते हुए कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने, और उसी का असर देखने को मिल रहा है कि तय समय पे समय समय पर जो कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो नेता है, वो अखिलेश यादव से मिलते रहते हैं, और लोकसभा चुनाव में जिन भी उम्मीदवारों को खड़ा करना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर के चर्चा होती है। और चर्चा इस बात को भी है कि कोई भी जो प्रत्याशी है वो कमजोर ना हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, हर सीट पर उनको। शिवा, वापस लौटते हैं, सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं। एनएचआई योजना को लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और वर्चुअल तरीके से जुड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। और हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ वासियों को प्रदान करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ में विकास का जो मॉडल आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वास्तव में सरदेव अटल जी की जो सपना था, जो संकल्पना थी, उसे अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वह शहीद पद तब बना था जब सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में थे, और आज किसान पद एक नई सौगात लखनऊ वासियों को मिल रहा है। लखनऊ की जाम की समस्या का पूरा समाधान होने जा रहा है। लखनऊ वासियों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है, जो गोमती नदी के तट को लेते हुए और शहीद पथ को इसके साथ जोड़ेगा। लखनऊ सिटी की जाम की समस्या का समाधान इसके माध्यम से होगा। इसके फर्स्ट फेज का कार्य आज पूरा होने जा रहा है, जो माननीय रक्षा मंत्री जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद है, उनके कर कमलों से इसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। यहाँ पे डीआरडीओ की मदद से रक्षा मंत्रालय ने जो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का सेंटर बनाया है, उसका
जो डेवलपमेंट और रिसर्च का सेंटर है उसका आज यहाँ पे उद्घाटन का कार्यक्रम भी माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। ये हमारे युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने और इस फील्ड में कार्य करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को उसके साथ जोड़ने का एक अवसर प्रदान करेगा। लखनऊ के सभी युवाओं को, जिन युवाओं को हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, खासतौर पर जिन युवाओं को हम लोगों ने टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं, उन लोगों के एक अवसर होगा। ये सभी उनके लिए एक नया अवसर है। आज के इस अवसर पर लखनऊ में फॉरेंसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की उद्घाटन का कार्यक्रम भी, जिसमें हमने सत्र प्रारंभ कर लिया है और अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों के साथ ही यहाँ पे ऊर्जा विभाग का, नगर विकास विभाग का, स्मार्ट सिटी मिशन का, लोक निर्माण विभाग के हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज लखनऊ वासियों को प्राप्त होने जा रही है, इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को, मोहनलालगंज के हमारे सांसद कौशल किशोर जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और लखनऊ वासियों को बधाई देते हुए विश्वास करता हूं कि जो एक यशस्वी नेतृत्व लखनऊ ने प्रदान किया है, यह न केवल देश की रक्षा को सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि लखनऊ को एक मॉडल सिटी के रूप में स्थापित करते हुए, स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करते हुए लोगों के सामने नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर उनका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आप सबके मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं आप सबको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे, न्यू स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने का जिक्र करते हुए नजर आया और एनएचआई योजना के लोकार्पण के अवसर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। शिवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजेश रस्तोग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का